नहीं, जो लोग धर्म बदल रहे थे वो गरीब मजदूर तबके के लोगों को टारगेट करते हैं। ऐसा आखिर क्यों इतने आसानी से वो करने में कामयाब हो जाते हैं? क्या इस दिशा में सरकार का प्रयास नहीं होना चाहिए कि उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, जो इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन मिशनरीज के? आशीष जी, एफसीआरए का कानून कड़ा करने के बाद तमाम इस तरह के एनजीओ जो पैसे बाहर से आते थे और धर्मांतर में प्रयोग होते थे, हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा लिया, तमाम के शटर बंद हो गए, दुकान बंद करके वापस चले गए। ये सरकार पूरी तरह से कीन है, पूरी तरह से संवेदनशील है इस तरह के हरकतों को रोकने के लिए। लेकिन जब सिविल सोसाइटी, समाज भी जब जागरूक हो जाता है, और जैसे पूज्य महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब इस तरह के संत स्वयं योद्धा बन करके समाज में लड़ते हैं ना, तो निश्चित रूप से एक साझेदारी सरकार की, प्रशासन की और सिविल सोसाइटी की एकजुट जब होती है तो निश्चित रूप से सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है और उसी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है पूरी तरह से इस तरह की समस्याओं को, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज बढ़ रहा है। ठीक है। अब गौरव मिश्रा जी, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, क्या ये सब प्रकार की चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकती हैं? अगर हाँ, तो इस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं? क्या इस धर्मांतरण को लेकर कोई लंबी रणनीति सरकार की है या नहीं है? क्योंकि तो डाल डाल में पात पात वाला हिसाब नजर आ रहा है। आप कानून लेकर आते हैं, वो खुले में बंद करके बंद कमरों में जो है वो कन्वर्जन शुरू कर देते हैं। गौरव मिश्रा जी। आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, और इस प्रश्न के जो नेपथ्य में अगर हम जाएंगे तो इसके तार विदेशों तक से जुड़ेंगे। और आपने देखा कि इस तरह से बांग्लादेश में रिजिम चेंज हुआ, या फिर नेपाल में हुआ, या फिर श्रीलंका में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसकी जो लीनियज है वो बहुत ऊपर तक जाती है। और विदेशों में बैठे जो आका हैं, जो लोकतांत्रिक देशों में अपने हिसाब से कठपुतली सरकार चलाना चाहते हैं, वो इस तरह के सिविल सोसाइटीज को जन्म देते हैं और बाकायदे एनजीओ के माध्यम से इस तरह के कुत्सित खेल खेलते हैं। जैसे वर्ल्ड विजन नाम की संस्था, जिसको चलाता था, जिसका एक प्रमुख व्यक्ति था राधाकांत नायक, जो सांसद हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, और वो 1962 बैच का आईएएस अधिकारी भी था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों को ही प्रलोभन में लिया जाता है, बल्कि पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग भी इस तरह के प्रभाव में, इस तरह के प्रलोभन में आते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं, चाहे वो विचारधारा से प्रेरित हो या फिर पैसे और लोभ और लालच से प्रेरित हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस समय पहले क्या स्थिति थी कि सरकारों का वरदहस्त हुआ करता था ऐसे खतरनाक खेलने वाले संस्थाओं के साथ। लेकिन आज केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्र के मूल चेतना के प्रति, राष्ट्र के संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति कटिबद्ध है, उसके संरक्षण के लिए, उसके सुरक्षा के लिए। और उससे संबंधित अगर कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्य करता है तो उसको सजा के अंजाम तक गुजरना पड़ेगा। और ये डरने वाली सरकार नहीं है, चाहे वो विदेश में बैठा हुआ कोई आका हो, चाहे देश के अंदर कोई खतरनाक खेल खेलने का प्रयास कर रहा हो, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने से रंच मात्र भी ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। यही वजह है कि आप देखिए इस तरह के लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, और पूज्य संत इस पैनल में भी बैठे हैं। ऐसे लोग जमीन पर उतर के कार्य कर रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं। अन्यथा उस समय आप देखिए 2008 में लक्ष्मणानंद जी की बेरहमी से 25 लोगों ने AK-47 से हत्या कर दी, वो भी जन्माष्टमी के रात को हत्या कर दी, त्योहारों पर हत्या कर दी। इसी त्योहार पर दीपावली के अवसर पर हमारे शंकराचार्य जी को जेल में बंद कर दिया गया। ये किस तरह का खेल इस देश में खेला जा रहा था, आज अब वो नहीं हो सकता इस देश में। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि देश का हिंदू समाज, देश का मूल जो राष्ट्रीय समाज है, जो इस देश की संस्कृति में अपनी आस्था रखता है, वो इस तरह की चीजों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के अंदर चेतना एक आ चुकी है और सरकार उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। आपको लगता है क्या ऐसा, आपको गौरव जी ऐसा लगता है क्या हिंदू समाज के संरक्षण के लिए सरकार को उनके शिक्षा, उनके संस्कार, उनकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन इत्यादि चलाने की भी आवश्यकता है? क्योंकि मैं देखता हूं कि गरीब तबका जो है वो बड़े आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है इन मिशनरीज के चक्कर में फंसकर। देखिए, ये एक ऐसी सरकार है जो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया पर आधारित है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है, जाति जात में और धर्म पंथ में भेद नहीं करती। इसीलिए हमारी फ्लैगशिप योजनाएं सर्वाधिक अगर लाभ पहुंचाई हैं तो उन्हीं लोगों को पहुंचाई हैं जिन लोगों का नाम इस तरह की चीजों में आता है, चाहे वो बरेली की पत्थरबाजी की घटना हो और या फिर इस तरह के धर्मांतरण की घटना हो। आप देखिएगा तो करीब 44 ऐसी योजनाएं हैं जिसका सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला है तो अल्पसंख्यक समाज को मिला है। तो मुझे लगता है कि पूर्व की सरकारों ने इन्हें वोट बैंक बना करके सिर्फ रखा था, लेकिन अब
धीरे धीरे एक ऐसी चेतना जरूर जागृत होगी, लोगों को समझ में आएगा कि ये सरकार उनके मर्म को छू रही है और उनके गुर्बत से उनको बाहर निकालने का काम कर रही है। लेकिन इस तरह का गंदा खेल खेलने वाले भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और बाज नहीं आएंगे तो उनके लिए वही डंडा इंतजार कर रहा है कानून का। इसलिए वो उनसे मिलेगा जरूर, इसके लिए वो आश्वस्त रहे, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक है, इसीलिए इन सरकारों को लगातार रिपीट कर रही है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है 12वें नंबर से। हमारे समाज के बीच, गौरव जी, हमारे समाज के बीच, हमारे मोहल्ले, हमारे कॉलोनी में रहने वाले सुमित विलियम, अमित विलियम, इन लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा, इन खतरों से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि फ्रंट लाइन है, इनको पकड़ना बड़ा जरूरी है। ये नाम बाहर हिंदुओं का रखते हैं और ये अंदर से ईसाई बन चुके होते हैं, इनके पिता का नाम प्रॉपर ईसाइयों वाला, लेकिन ये कन्वर्जन के लिए ही तो शायद अपना नाम चेंज नहीं कर रहे हैं। इनका नाम आज भी गौरव है, इनका नाम आशीष, इनका नाम अमित है, सुमित है, सत्यपाल है। इन प्रकार के ब्लैक शीप को कैसे पहचाना जाएगा वो बताइए। इसके लिए क्या कोई खास रणनीति बनाई जाने की आवश्यकता है? आपकी सरकार का इस दिशा में भी प्रयास करेगी? माइक्रो लेवल पे काम करने वाली बात है, और ये तभी संभव हो सकता है, देखिए पुलिस या प्रशासन 25 करोड़ की आबादी के साथ 25 करोड़ पुलिस नहीं लगाई जा सकती जी, हर चीज को, हर गतिविधि को पकड़ने के लिए। लेकिन जब सिविल सोसाइटी, जब हमारा समाज जागृत हो जाता है और उसके मन में यह चेतना आ जाती है कि मुझे अपनी सुरक्षा और संरक्षण दोनों करना है, तो निश्चित रूप से इस तरह का कोई गौरव या कोई आशीष या कोई भी अन्य नाम का व्यक्ति, हिंदू नाम का, सनातनी नाम रखा हुआ व्यक्ति इस तरह का गंदा खेल अगर खेलता है तो उसको प्रतिकार झेलना पड़ेगा और वो उजागर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उजागर नहीं हो रहे हैं, इस तरह के लोगों का पटाक्षेप हो रहा है और वो उजागर हो रहे हैं। बस अंतर इतना है, तब तक वो काफी कुछ नुकसान कर चुके रहते हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नई पीढ़ी, नई जनरेशन और आज का समाज जागरूक है, ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, मतलब समाज की इसमें जो है, समाज का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को खुद भी देखना होगा, आप लोगों को खुद भी देखना होगा। गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात बड़ी आवश्यक है यहाँ पर। उस दिशा में क्या प्रयास सरकार कर रही है, क्योंकि जो अनाज के नाम पर इतने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए, कैसे बचाया जाए, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार ने दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो चीजें हम देख रहे हैं, इतने प्रयासों के बावजूद वो क्यों हो रही हैं, वो समस्या पर है सर। गौरव मिश्रा जी। आशीष जी, ये बात सही है, समय समय पर इस तरह के लोग एक्टिव होते रहेंगे और नए नए तरीके अख्तियार करते रहेंगे। क्योंकि ये छुपे हुए वायरस हैं, इनको ना कानून से कोई लेना देना है, ना समाज के नैतिकता से कुछ लेना देना है। इनको तो उस तरह के रास्तों का अख्तियार करना है जिनसे इनकी स्वार्थ सिद्धि हो सके। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि गलत तो गलत ही होता है, वो उजागर उसको होना ही है। और समाज कितना भी चैतन्य हो जाए, कितना भी सजग हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग प्रभावी होते हैं। क्योंकि प्रभावी नहीं रहते तो जयचंद क्यों पैदा होता, प्रभावी नहीं होते तो अंबिक कुमार क्यों पैदा होता, जिसने पूरे भारत पर आक्रमण करवा दिया। तो इस तरह के लोग हर समाज में हैं और आते भी रहेंगे, और मैंने पहले में भी उदाहरण दिया। लेकिन आपको बता दें, जब एक सजग सरकार और प्रशासन जब रहता है तो पुलिस प्रशासन, मैं तो कह रहा हूं, ये आज इस प्रकार से प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे गौरव जी, तो इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले के समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार के मामले सामने ही नहीं आ पाते थे, क्योंकि फिर चाहे वो बजरंग दल हो या जिस प्रकार के संगठन है जो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, इनको प्रशासन की तरफ से सहयोग तक नहीं मिलता होगा, ये सिचुएशन रही होगी। आशीष जी, मैं उसका जीवंत उदाहरण हूँ। मुझे कांग्रेस सरकार में उठा के ले जाके बंद कर दिया गया मुंबई, और राष्ट्रवादी आंदोलनों के साथ जुड़े रहने के कारण हिंदू आतंकवाद में बंद कर दिया गया, जिससे कोई लेना देना नहीं था मेरा। बताइए। और ऐसे ना जाने कितने लोगों को बंद किया गया, लगभग 1200 से अधिक लोगों को उठा लिया गया देश भर में। तो उस समय की जो सरकारें थी किस तरह से दमन करती थी, आप बताइए। हिंदू आतंकवाद का ड्रामा किसने रचा था? आप ये बताइए, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है? जब समाजवादी पार्टी का कोई नेता रामचरितमानस को जलाता है, जब डेंगू और मलेरिया कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए इस तरह के लोगों को हवा देने का भी काम विपक्षी पार्टियां करती हैं। जब स्टालिन दक्षिण में करता है और समाजवादी पार्टी उत्तर में करती है, तो एक इकोसिस्टम इनका पहले से बना हुआ है और बहुत सशक्त इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं है, बहुत ताकतवर इकोसिस्टम था जिसके तार विदेशों तक से जुड़े हुए थे, और उनको कमजोर करना, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना, ये एक बहुत बड़ी
चुनौती रही है शासन प्रशासन और समाज के लिए और तमाम संगठनों के लिए। लेकिन आज सबके सहयोग से ये चीजें हम देख पा रहे हैं, आज फिर चीजें पुनर्जीवित हो रही हैं और मुझे लगता है कि एक लंबे समय की प्रक्रिया के दौरान में हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और हम विजय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन रिएक्शन के लिए नहीं होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, वो एक्शन के लिए होता है और ये सारी चीजें कानून के अनुरूप हो रही हैं, उसी के अनुसार आधार पर हो रही है। और बरेली को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आपने कहा, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। बरेली में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से पुलिस के ऊपर उपद्रवियों जिहादियों ने आक्रमण किया और पुलिस ने क्या उनका इलाज किया, उनका पूरा हिस्सा पीछे का सपाट कर दिया पुलिस ने, ये पूरी दुनिया ने देखा। और वहीं पर अब इस तरह का खेल ईसाई मिशनरी के नाम पर, कोचिंग के नाम पर चलाना और फिर उसके लिए सहानुभूति इकट्ठा करना कि वहां पर तो ईसाई भी पीड़ित है और मुस्लिम भी पीड़ित है, और इस तरीके से डिजाइन करना दुनिया में मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करना, शासन और प्रशासन की छवि को खराब करना, ये एक खेल संभव है, खेला जा रहा है बरेली को लेकर के। लेकिन अब भारत या उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मनोबल इतना कमजोर नहीं है कि उसको झुकाया जा सके कि मात्र 24 घंटे के अंदर में तौकीर रजा के सामने जिस तरह से नसीमुद्दीन जा करके नाक रगड़ दिया, उसको छोड़ना पड़ा। अब वो स्थिति नहीं है। अब ये एक ऐसी सरकार है डिसाइसिव निर्णय लेना जानती है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून अपना काम करके दिखा देगा। आशीष जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इस तरह के खेल की गुंजाइश उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में नहीं चल सकेगी। अगर कहीं से भी उजागर हुआ तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, मान जी आपका भी बहुत शुक्रिया।